हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आदर्जा। क्या आप जानते हो ये फ्रिक्शन क्या है और क्या हो अगर ये फ्रिक्शन अचानक से ही गायब हो जाए? तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो शुरू करते हैं हम आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस फ्रिक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे। तो फ्रिक्शन को ऐसे डिफाइन करेंगे: द फोर्स acting along two surfaces in contact which opposes the motion of one body to another body is called friction. फ्रिक्शन वो फोर्स है जो एक दूसरे के कांटेक्ट में हो और एक दूसरे के मोशन को अपोज करे। तो फ्रिक्शन को डिटेल में समझने के लिए हमें पहले फोर्स अच्छे से समझना होगा। तो हम समझते हैं फोर्स। तो फोर्स को कैसे डिफाइन करेंगे? ए पुश और पुल ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी चीज़ को पुश या पुल करना फोर्स कहलाता है। इसे दो पार्ट्स में क्लासिफाइड करते हैं: कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स, जो फोर्स अप्लाइड हो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में, उसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। इसे तीन पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है: मस्क्यूलर फोर्स, जो फोर्स हमारे मसल के स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो हम फोर्स अप्लाइड करते हैं उसे मस्क्यूलर फोर्स कहते हैं। दूसरा मैकेनिकल फोर्स, जो जितने भी मशीनरी प्रोडक्ट है फंक्शन करने के लिए जिस फोर्स को अप्लाइड करते हैं उसे मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वो फंक्शन करते हैं हमारे फ्यूल देने के बाद या उसे चार्ज करने के बाद। सो इसे कहेंगे मैकेनिकल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा क्योंकि ये वीडियो इसी पे बेस्ड है। तो अब आगे आते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो फोर्स अप्लाइड हो लेकिन एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं, उसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे। इसे भी थ्री पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है: मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जैसे किसी आयरन क्लिप को मैग्नेट के पास ले जाओगे तो वो मैग्नेट आयरन क्लिप्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इसे ही कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको लगता होगा कि यूनिवर्स में जितने भी सेलेंशियल बॉडीज हैं जैसे कि सन्स, स्टार्स और ब्लैक होल्स, इन्हीं के पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप बिल्कुल गलत हो। यूनिवर्स की हर छोटी से छोटी चीज़ और हर बड़ी से बड़ी चीज़ जिसका अस्तित्व है उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि जिस भी चीज़ का अस्तित्व होता है उसका वेट होता है, जिस भी चीज़ का वेट होता है उसका प्रेशर, और आप ऐसे समझो जिस भी चीज़ का प्रेशर होगा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो आप सोच रहे हो कि हम किसी भी चीज़ को अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम लेकिन पहले आप ये जान लो, हमारे सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और हमारे सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें और अपने सराउंडिंग के हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन हमारे पास और हमारे सराउंडिंग के हर चीज़ के पास ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बहुत कम है, या ऐसा कहें तो ना के बराबर है। इसीलिए हम अपने सराउंडिंग के किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। और तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जानने से पहले आप ये जान लो कि कोई भी चीज़ चार्ज तीन तरह से होता है। चार्ज एक तरह से होता है फ्रिक्शन के थ्रू, एक तरह से होता है कंडक्शन के थ्रू, और तीसरा होता है इंडक्शन के थ्रू। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो चार्ज होगा वो होगा फ्रिक्शन के थ्रू। तो हम जैसे किसी बॉडी को फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज करते हैं और उसे दूसरे बॉडी के पास ले जाते हैं, जो कि चार्ज भी हो सकता है अनचार्ज भी। तो अगर हमारे थ्रू चार्ज किया गया बॉडी उससे ज़्यादा चार्ज हो तो वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो आप इसे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू कर सकते हो। जैसे आप अपने एक पेन को अपने अपने हेयर में रब करोगे, लेकिन हेयर नॉन ऑयली होना चाहिए, क्योंकि ये इस प्रोसेस में हमें फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज करना होता है। और स्मूथ हेयर में किसी भी स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम होता है रफ सरफेस के कंपैरिजन में। तो अगर हम हेयर को ऑयली रखेंगे तो हमारा हेयर स्मूथ सरफेस हो जाएगा, जिसके कारण ये एक्सपेरिमेंट काम नहीं करेगा। तो हमें इसके लिए ज़्यादा चार्ज की ज़रूरत होगी, और ज़्यादा चार्ज के लिए ज़्यादा फ्रिक्शन की। तो इसलिए हम रफ सरफेस यानी हेयर को नॉन ऑयली रखेंगे, तभी ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस होगा। जैसे हम पेन को हेयर के पास ले जाएंगे, नॉन ऑयली हेयर के पास, और उसे रब करेंगे तो हेयर का मोशन पेन को अपोज करेगा और पेन का मोशन हेयर के मोशन को, और ये आपस में रब होने लगेंगे और ये कुछ देर बाद पेन चार्ज हो जाएगा। और दूसरी तरफ आप एक पेज को फाड़ लो, उसे पीसेज ऑफ पेपर में कन्वर्ट कर दो। पीसेज ऑफ पेपर का साइज होना चाहिए 1 से 1.5 सेंटीमीटर के बीच। और जैसे आप पेन को
उसके पास ले जाओगे, पीसेज ऑफ पेपर के पास, तो आप देखोगे कि पीसेज ऑफ पेपर पेन की तरफ अट्रैक्ट होके पेन में अटैच हो जाएगा। तो इससे हमें ये तो पता चलता है कि हमारे थ्रू चार्ज किया गया बॉडी उससे ज़्यादा एनर्जेटिक है, लेकिन हमें ये नहीं पता चलता कि दूसरी बॉडी जिससे हमने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया वो चार्ज है या पूरी तरह अनचार्ज। तो इसके लिए हम एक दूसरा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हम पेन के बदले जैसे बलून को रब करेंगे और उसे एक वॉल के पास ले जाएंगे तो वॉल की तरफ वो रिपेल हो जाएगा। इससे पता चलता है कि ये जो वॉल है इस बलून से ज़्यादा एनर्जेटिक है, यानी ज़्यादा चार्ज है। तो रिपल्सन से हमें ये पता चल जाता है कि दोनों बॉडी चार्ज है या एक बॉडी अनचार्ज है। तो इसीलिए कहते हैं रिपल्सन इज़ द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। तो हम आते हैं अपने टॉपिक यानी फ्रिक्शन पे। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू से समझाता हूँ। अब जैसे अपने मस्कुलर फोर्स का यूज करके किसी भी बॉल को फील्ड में आगे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आप देखोगे कि ये बॉल धीरे धीरे जाके रुक जाएगा। तो ऐसा क्यों होगा? किसी इनविजिबल पावर ने उस बॉल को रोका। सो फ्रेंड्स, ये जो इनविजिबल पावर है वही है फ्रिक्शन, क्योंकि जैसे ही हमने बॉल को फील्ड पे स्क्रॉल करके छोड़ा तो बॉल का मोशन फील्ड को अपोज करने लगा और फील्ड का मोशन बॉल के मोशन को, और धीरे धीरे बॉल फील्ड के कंट्रोल में आने लगा। और जैसे ये पूरी तरह कंट्रोल में आया बॉल रुक गया। सो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि ये फ्रिक्शन क्या होता है। अब मैं फ्रिक्शन का एक डिसएडवांटेज बताता हूँ। आपको जैसे पता होगा दुनिया के जितने भी मशीनरी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर के पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और जैसे ही हम उस मशीनरी प्रोडक्ट को ऑन करते हैं तो आपस में कनेक्टेड होने के कारण अब जैसे हम मशीनरी प्रोडक्ट को ऑन करते हैं तो ये अंदर के पार्ट्स फंक्शन करना शुरू कर देते हैं और आपस में कनेक्टेड होने के कारण एक दूसरे से फ्रिक्शन करते हैं, यानी एक दूसरे के मोशन को अपोज करते हैं और रब होने लगते हैं और धीरे धीरे ये गर्म हो जाता है। यही कारण है कोई भी मशीनरी प्रोडक्ट अपने रियल एज तक नहीं टिक पाता। तो इसका कारण है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण ही कोई भी मशीनरी प्रोडक्ट अपने रियल एज तक नहीं टिक पाता। तो फ्रेंड्स, तो आपके मन में ख्याल आ रहा होगा, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 11 किलोमीटर लंबा एस्टेरॉयड हमारे एटमॉस्फेयर के एयर में एंटर करता है और एटमॉस्फेयर के एयर के बीच और इसके बीच एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन होता है, जिसके कारण ये एस्टेरॉयड जो स्टोन का था फायरबॉल का रूप ले लेता है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया। आप ये वीडियो देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो आपको लग रहा होगा कि कितना अच्छा होगा कि ये फ्रिक्शन ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि आपको लगता होगा कि अगर फ्यूचर में कभी एस्टेरॉयड वापस हमारे अर्थ पे आया तो हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी और फ्रिक्शन ना होगा। तो कितना अच्छा होगा कि वो एस्टेरॉयड फायरबॉल का रूप ही नहीं लेगा और हम बच जाएंगे। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप पूरी तरह से गलत हो। अगर उस समय ये एस्टेरॉयड फायरबॉल का रूप नहीं लेता तो बाकी सारी प्रोसेस तो यही होती, बस ये स्टोन के रूप में हमारे अर्थ पे गिरता और हम स्टोन के रूप में होने के कारण अर्थ के क्रस्ट में कई किलोमीटर अंदर तक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता, जिसके कारण हम मैमल भी सूर्य की गर्मी से नहीं बच पाते और जल जाते। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि ये एस्टेरॉयड तो हमारे सोलर सिस्टम में कभी कभी आता है, लेकिन ये लाखों की तादाद में मीटर्स हमारे सोलर सिस्टम में रोज आते हैं, जिसमें 50% तो सूर्य की गर्मी से ही जल जाते हैं। और मैं बता देता हूँ मीटर्स का साइज। मोस्ट ऑफ द मीटर्स जो आते हैं उनका साइज सेंटीमीटर में होता है, कुछ का तो मिलीमीटर्स में भी, और एक दो का साइज मीटर्स में भी होता है। और इसमें से जो बच जाते हैं वो सैकड़ों की तादाद में अलग अलग प्लैनेट्स पे गिरते हैं। और फ्रिक्शन होने के कारण जब सैकड़ों की तादाद में मीटर्स रोज हम पे गिरते हैं और इनका मीटर्स का साइज कम होने के कारण और एटमॉस्फेयर के पास भी प्रेशर है, और जैसे ही मैंने बताया था जिस भी चीज़ के पास प्रेशर है उसके पास ग्रेविटी होगा, तो उसी तरह जिस भी चीज़ के पास प्रेशर होगा उसके पास फ्रिक्शन भी होगा। तो फ्रिक्शन भी हर चीज़ के पास है, क्योंकि जो भी चीज़ है उसका अस्तित्व को है, और जिसका अस्तित्व है उसका वेट है, और जिसका वेट है उसका प्रेशर है, और जिसका प्रेशर है उसका ग्रेविटी है, और जिसका ग्रेविटी है उसका फ्रिक्शन है। तो एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन भी होगा। तो एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन लार्ज अमाउंट में होता है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और मीटर्स का साइज कम होने के कारण मोस्ट ऑफ द मीटर्स ऊपर एटमॉस्फेयर में जल के डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जो भी
और जो कुछ बचते भी हैं तो धरती का 70% से ज़्यादा पार्ट पानी में होने के कारण अधिकतर पानी में ही गिरते हैं, और जो कुछ बच भी जाते हैं और जो गलती से हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन पे भी और यहाँ जहाँ पे हमारी ह्यूमन की बस्ती होती है वहाँ पे गिर भी जाते हैं, तो इनका साइज कम होने के कारण हमें कुछ नहीं होता। और अगर सपोज करिए कि ये फ्रिक्शन ख़त्म हो जाए तो 3-4 दिन के अंदर ही सैकड़ों मीटर्स की बारिश से हमारी प्लेनेट पूरी तरह तबाह हो जाएगी और हम ह्यूमन का नामो निशान डायनासोर की तरह ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं फ्रिक्शन ना होने के कुछ और डिसएडवांटेज बताता हूँ। अगर फ्रिक्शन गायब हो गया तो हम अर्थ पे खड़े भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम अर्थ पे खड़े हो पाते हैं क्योंकि हमारे बॉडी का मोशन अर्थ के मोशन को अपोज करता है और अर्थ का मोशन हमारे बॉडी के मोशन को, इसी कारण से हम खड़े हो पाते हैं और चल पाते हैं। और अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो अगर हम खड़े होते तो हम तुरंत स्लिप होकर अर्थ पे गिर जाते हैं। और हम फ्रिक्शन ना होने के कारण लिख भी नहीं पाते, क्योंकि हम पेन पकड़ के कॉपी पे लिखते हैं तो कॉपी का मोशन पेन के मोशन को अपोज करता है और पेन का मोशन कॉपी के मोशन को। और फ्रिक्शन ना होने के कारण कोई किसी के मोशन को अपोज ही नहीं कर पाएगा, और अपोज नहीं करने के कारण पेन हमारे हाथ से स्लिप होकर गिर जाएगा। और फ्रिक्शन ना होने के कारण हम पेन पकड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि पेन हमारे हैंड के मोशन को फिंगर के मोशन को अपोज करता है और हमारे फिंगर पेन के मोशन को, इसी कारण हम पेन पकड़ पाते हैं। और फ्रिक्शन ना होने के कारण हम पेन क्या किसी भी चीज़ को पकड़ नहीं पाएंगे और हम ठीक से बैठ नहीं पाएंगे और नहीं सो पाएंगे। हम बैठ और सो इसलिए पाते हैं बेड पे, क्योंकि बेड हमारे बॉडी के मोशन को अपोज करता है और हमारा बॉडी हमारे बेड के मोशन को। और फ्रिक्शन ना होने के कारण हम बार बार स्लिप हो जाएंगे। तो आप समझ ही गए होंगे कि फ्रिक्शन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि आप जानते होंगे कि आप सैंडी सॉइल पे ठीक से नहीं चल पाते, क्योंकि मैंने इस वीडियो के पहले बताया था कि स्मूथ सरफेस के पास कम फ्रिक्शन होता है रफ सरफेस के कंपैरिजन में। तो सैंडी सॉइल एक स्मूथ सरफेस है, इसी कारण से हम सैंडी सॉइल पे चलते हैं तो फ्रिक्शन ठीक से काम नहीं करता और हम स्लिप होके गिर जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे कि फ्रिक्शन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और फ्रिक्शन के बिना हम नहीं रह सकते। तो फ्रेंड्स, मैं फ्रिक्शन से जुड़े 2 फैक्ट्स बताता हूँ। आपने देखा होगा किसी भी ब्रांड न्यू टायर में ग्रुप्स लगे होते हैं। ये ग्रुप डिजाइन के लिए नहीं होता है, ये ग्रुप इसलिए होता है जिससे रोड पे गाड़ी की पकड़ मजबूत रहे और उससे ज़्यादा फ्रिक्शन मिले, क्योंकि टायर स्मूथ होते हैं और ग्रुप लगाने से टायर स्मूथ से रफ हो जाते हैं। ग्रुप इस तरह का नीडल लाइक होता है जो कि टायर्स में होते हैं। ये इसलिए होता है जिससे रफ बनाने के बाद फ्रिक्शन ज़्यादा काम करेगा और ये रोड पे स्लिप होके गाड़ी फिसले ना, इसीलिए। और दूसरा फैक्ट ये है कि अब एथलीट के शूज़ में भी इसी तरह के ग्रुप लगे होते हैं, जिस कारण से फील्ड पे उन्हें फ्रिक्शन मिलता रहे और वो स्लिप होके ना गिरे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का कंक्लूजन निकलता है कि फ्रिक्शन के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है और फ्रिक्शन अगर गायब हो जाए तो 3 से 4 दिन के अंदर ही हमारी सिविलाइजेशन पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, घबराइएगा मत, क्योंकि जब तक इस यूनिवर्स का अस्तित्व है तब तक हमारे साथ फ्रिक्शन भी रहेगा और ये फ्रिक्शन कभी भी गायब होने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो ज़रूर इंटरेस्टिंग लगी होगी।